सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की फिजिक्स में अभी तक हम लोग अपने 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज ही हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर नंबर 4 में हम लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे? आज सबसे पहले बात करेंगे और स्टेट के प्रयोग के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे बच्चों हम लोग बायो सेवर्ट के नियम के बारे में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है बच्चों की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध क्या है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर 3 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर बहुविकल्पी भी यहां से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है बच्चों। इसलिए इस वीडियो को आप लोगों को आखिरी तक देखना है। जैसा हम जानते हैं कि हम लोग अभी इस चैप्टर को आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो इस लेक्चर नंबर 1 में हम सबसे पहले आपको बेस यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे कि भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, आपने पढ़ा हुआ है पहले से, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सब कुछ आपको कवर करके जरूर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। बच्चों, अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो जाके एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बच्चों, यहां से आपने देखा लिखा हुआ है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हमें भाई चुंबक जैसी फीलिंग आए कि कोई भाई खिसकता हुआ चला जा रहा है। जैसे मैंने बोला आपसे कि आपके घर के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां आपके पापा का डर बना रहता है कि पापा मेरे को देख न ले कि मैं फलाने के घर में बैठा हुआ हूं, तो वो आपका ना आपके घर का आसपास का क्षेत्र हो गया। ठीक वैसे ही कोई एक चुंबक ले लो, मान लो आपने कोई एक चुंबक ले लिया है और वो चुंबक आपने इस तरीके से ले लिया है बच्चों, कोई आपने एक चुंबक ले लिया है, ये इस तरीके से आपने एक चुंबक ले लिया और ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। अब आपने ये पहले से ही पढ़ रखा है 10th क्लास में कि जब कोई भी एक चुंबक हम बनाते हैं तो इसके आसपास एक क्षेत्र भाई चुंबक होता है, ठीक है, या कॉपी पे बनाया तो इसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो यहीं पे हमने लिखा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई एक बल का अनुभव करती है। अब इसको मैं अभी डिफाइन करूंगा, एक बल का अनुभव करती है और इस बल के कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती हुई भाई ठहर जाती है। मान लो आपके पास एक चुंबकीय सुई हो, भाई चुंबकीय सुई एक सुई ही होती है, बस उसमें क्या होता है चुंबकत्व तो है, मतलब उसमें चुंबक के गुण पाए जाते हैं। अगर आप सुई को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दोगे और उसके बाद उसको छोड़ दोगे तो एक निश्चित दिशा में आके ना वो ठहर जाती है, एक निश्चित दिशा में आके ठहर जाती है और वो दिशा होती है हमारी क्या, उत्तर और दक्षिण। मतलब वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ऐसे आके बच्चों क्या करेगी, ठहर जाएगी। अगर वो उत्तर और दक्षिण दिशा में आके ठहर गई, इसका ये मतलब है कि उत्तर दिशा में जो उसका ध्रुव होगा उसको उत्तरी ध्रुव बोलेंगे और जो दक्षिण दिशा में ध्रुव होगा उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। समझ गए बच्चों? मान लो ये सुई है, हमने इसको लटका दिया, अब ये जब लटका देंगे तो इसका जो उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर की तरफ जाएगा और दक्षिणी ध्रुव इसमें दक्षिण की तरफ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, समझ ही गए होगे। अगर ये चुंबक है बच्चों तो इस चुंबक से कुछ चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और वो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में आके फिर से जाएंगी। तो इसी तरीके से आपका ये चित्र बना लेना आप लोग, ये जो मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना बना के छोड़ दिए, अगर आप इतना बना के छोड़ दिए बच्चों तो ये कंप्लीट नहीं होगा। पूछोगे क्यों सर? क्योंकि जब कभी भी कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसमें दिशाएं भी दिखाते हैं। ये नॉर्थ से निकली साउथ में गई, ये नॉर्थ से निकली साउथ में गई, और इधर से जो आपको दिख रहा है ना भाई, ये भी नॉर्थ से निकली और साउथ में ही जाएंगी, तो ये नॉर्थ से निकली और साउथ में चली गई, ठीक है। अब यहाँ से निकल रही हैं, इसका मतलब भाई ये निकल के वापस जाएंगे, ऐसे ये निकल रही है बच्चों, ये वापस अभी फिर से जाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वापस ध्रुव की तरफ जा रही है। तो समझ गए होगे आप लोग कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के आप यहाँ क्षेत्र ऐड कर लो, किसी चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक
के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई एक बल का अनुभव करती है, इस बल के कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, और वो निश्चित दिशा हमारी कौन सी होती है? उत्तर दक्षिण। ब्रैकेट में लिख लेना। चुंबक के चारों ओर के इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई ये चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है इसमें एक हमारे चाचा जी थे जिनका नाम था ऑरस्टेड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर डाला और उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया कि भाई ऑरस्टेड का प्रयोग, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझना शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखना अभी बच्चों। हाँ, तो समझते हैं कि ऑरस्टेड ने आखिर क्या बताया था बच्चों। ऑरस्टेड ने बताया कि जिस प्रकार से चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों अगर किसी चालक तार में धारा बहने लगे, अगर किसी चालक तार में धारा बहने लगे तो उस चालक तार के आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा किसने बताया था? ऑरस्टेड चाचा ने बताया था। तो ऑरस्टेड चाचा ने कहा कि अगर कोई भी तार है और उसमें धारा बह रही है तो इसका यह मतलब है कि उसके आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा ही बच्चों। तो ये बताया था किसने? ऑरस्टेड चाचा ने। और इन्होंने एक प्रैक्टिकल कर दिया, एक एक्सपेरिमेंट कर डाला और उसका नाम दे दिया कि भाई ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ऑरस्टेड प्रयोग है। क्या हुआ था एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं हम लोग बच्चों। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? इन्होंने सबसे पहले एक जो है इस प्रकार से बैटरी बनाई, ठीक है, बैटरी तो थी ही, ये बैटरी ली इन्होंने, और बैटरी लेने के बाद उसको एक कुंजी से जोड़ा, और इस कुंजी को अभी इन्होंने खुला रखा है, मतलब धारा नहीं बह रही है। उसके बाद एक परिपथ बनाया इस तरीके से, और बनाने के बाद उसमें बच्चों यहां पर एक तार जोड़ दिया। ऐसे क्या जोड़ दिया? एक तार इन्होंने ऐसे जोड़ दिया, और इस तार में बच्चों धारा बह रही है। तो मैं यहां नाम लिख देता हूं उन सबके कि ये तार है और ये हमारी कुंजी है, ठीक है, ये हमारी कुंजी है बच्चों। और ये इन्होंने एक बैटरी ले ली। इस परिपथ में जो हमारा पहला वाला परिपथ है इसमें अभी कोई भी धारा नहीं बह रही है। ये बच्चों पहला परिपथ है, इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही है। इन्होंने कहा कि ये इसका अगर नॉर्थ साइड है और ये इसका अगर साउथ साइड है, समझिएगा प्लीज, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ साइड है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जब धारा बहेगी, ध्यान से सुनिए, अभी तो धारा नहीं बह रही है, यहां पर इन्होंने कुंजी रखी, सॉरी सुई रखी इन्होंने, और ये सुई इन्होंने इस तरीके से रख दी जैसे मैंने अभी यहां पे बना दिया है, ऐसे ऐसे इन्होंने सुई रख दी, ठीक है। अभी इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही है, अभी इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही है बच्चों, ठीक है। अब ये कोई धारा नहीं बह रही है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, ठीक। अब इसी परिपथ को मैं जरा एक बार फिर से बनाता हूं और देखिए, इस बार इसमें धारा मैं बहाने के लिए ट्राई करूंगा कि इसमें धारा बहने लगे। ये सब किसने बताया था? हमारे ऑरस्टेड चाचा थे, उन्होंने बताया, ठीक। यहाँ पे एक तार बनाया इन्होंने और यहाँ पे कुंजी है और इसमें अभी धारा बहने लगी, ठीक है। और ये इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने तार बना दिया, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। अब इसमें धारा बहने लगी और जो इसकी धारा बह रही है वो नॉर्थ से किधर बह रही है बच्चों? ये साउथ की तरफ बह रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रही है, और इसमें अभी एक धारा बहने लगी है बच्चों, ठीक। ये हमने हमारा क्या है, एक तार है। अब इसमें धारा बहने लगी, जो हमारे पास सुई थी, अब उसमें क्या होगा जरा उसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई सारा खेल डायरेक्शन का है, ठीक है। तो मैं यहां डायरेक्शन बना देता हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये नॉर्थ है, ठीक है, उसके बाद ये साउथ होगा, और उसके बाद क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो बच्चों, ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, है ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो बच्चों अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ही इसमें धारा उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने लगेगी, ये जो सुई होगी ना वो विक्षेपित जरूर होगी। अब ये विक्षेपित किधर होगी, किधर जाएगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारी सुई है, यहां देखिए इस डायग्राम को, अगर धारा नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रही है तो जो सुई पहले ये पोजीशन में थी वो सुई अभी पहुंच गई है कहां पर? ईस्ट की तरफ जाने के लिए ट्राई करेगी, ये इधर विक्षेपित जरूर होगी। यहां पे क्या था, यहां पे देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ बह रही है, सुई जो है इसका नॉर्थ वाला हिस्सा अभी वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसका नॉर्थ वाला हिस्सा की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये विक्षेपित हो रही है सुई। समझ में आई बात? तो हमने बताया कि जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है
तो जरा ध्यान से देखिए, इसका ये वाला जो हिस्सा है नॉर्थ वाला, ये किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, देखो ठीक। तो इसका मतलब है ऐसे ही बना लिया, नॉर्थ वाला हिस्सा किधर जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो ये वाली जो हमारी सुई है वो इस तरीके से हो जाएगी, ये इस तरीके से विक्षेपित होगी, और समझ गए होंगे आप लोग, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, ये विक्षेपित होगी बच्चों ऐसे, ठीक। ऐसा इन्होंने बताया अपने एक्सपेरिमेंट में। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप बैटरी के, अगर बच्चों आप इसके बैटरी के धन सिरे को बदलकर अभी आप ऋण सिरा बना दो, और ऋण सिरे को बदलकर आप इसका धन सिरा बना लो, ऐसा इन्होंने बोला कि अगर आप इसको बदल दो, जैसे देखो हमने इस बैटरी के धन और ऋण सिरे को बदल दिया, इधर प्लस था उधर कर दिया आप उसको, और उसके बाद अगर ऐसा कर देंगे तो आपको पता ही है कि भाई ये जो हमारा तार था जिसमें ये धारा बह रही थी, अब ये धारा की दिशा भी बदल जाएगी, ठीक है। अब ये धारा इधर से आएगी और इधर को जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? ज़्यादा अच्छे से करना है तो कुंजी इस तरह बना लेना, उसको उधर करना। अब क्या होगा, ये वाली जो सुई हमारी थी कि भाई धारा जब हमारी किधर से किधर को जा रही थी, अब ये हमारी धारा साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है, तो इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा होगा अब किधर जाएगा, ये तो घूम गया किस तरफ, बोलो बच्चों किधर घूम गया, ये ईस्ट की तरफ घुमा था। अब नॉर्थ वाला हिस्सा इसका वेस्ट की तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा स्विंग, ये ऐसे हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये इसका भाई नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, और धारा देखो इस तरफ ऐसे जा रही थी ना, तो अब ये हिस्सा हमारा नीचे की ओर आया, तो ये बच्चों घूम के यहाँ आ गया। कोई समस्या तो नहीं होगी आप लोगों को, आई थिंक सब समझ में आ ही गया होगा कि भाई ये हमारी इस तरीके से घूमेगी और इस तरीके से विक्षेपित होगी, ऐसा इन्होंने बताया था अपने प्रयोग में। तो ऐसा इससे यह पता चलता है कि जब किसी भी एक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, तो भाई विक्षेप उत्पन्न क्यों हुआ, कोई ना कोई प्रभाव उसके आसपास आया होगा, तो वो प्रभाव क्या था, चुंबकीय प्रभाव था, समझ गए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विद्युत और चुंबक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब समझते हैं कि भाई इस चित्र में तो आपने देख ही लिया, चाहो तो आप इन दोनों को बनाकर भी अपना काम चला सकते हो, समझना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे आ जाओ। चालक तार AB, जो हमारे पास चालक तार था जिसका नाम हमने मान लो AB दे दिया, AB के नीचे समांतर में एक चुंबकीय सुई को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया, जैसा चित्र में हमने अभी दिखाया था कि भाई उत्तर दक्षिण दिशा में हमने उसको रखा था। इस प्रकार परिपथ पूर्ण करने के बाद ऑरस्टेड ने क्या किया, विभिन्न स्थितियों का अध्ययन किया। ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं ताकि आप ना, देखो इसको लिखने में मुझे भी मेहनत लगती है, लिख क्यों रहा हूं, ताकि आप लोग ये मत कहो कि सर नोट्स कहां से लिखें, यहां से आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं ये चीज, ठीक है। नहीं तो मैं चाहता तो बता के डायरेक्ट चला जाता। इस प्रकार परिपथ पूर्ण करने के बाद ऑरस्टेड ने विभिन्न स्थितियों का अध्ययन किया। जब कुंजी को खुला रखा जाता है, मतलब उसमें धारा नहीं बह रही है, अर्थात परिपथ में कोई भी धारा ना प्रवाहित होने की स्थिति में कंपास या चुंबकीय सुई स्थिर बनी रहती है। जो हमारी सुई थी वो कैसी बनी रहेगी, स्थिर बनी रहेगी, देखो स्थिर बनी है बच्चों। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि जब कुंजी में डॉट लगाई जाती है, मतलब वो डॉट हमने लगा दिया, जब कुंजी में डॉट लगाया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में कंपास में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब AB में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी अधिक होता है। इसका मतलब जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, ऐसा कहा इन्होंने। यदि चालक तार AB में प्रवाहित धारा की दिशा बदल दी जाए, जैसे हमने थर्ड वाले में किया था, बदल दी जाए, अर्थात बैटरी के टर्मिनल विपरीत कर दिए जाए, टर्मिनल मतलब उनके ध्रुव बदल दिए जाए, विपरीत करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप भी विपरीत दिशा में होता है, अर्थात विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो बोलो ये बात समझ में आ गई, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हमने आपको ये चित्र भी दिखा दिया बनाकर और सारा नोट्स भी आपको मिल गया, सब कुछ वैसे ही लिखना है। इसके बाद आ जाओ, अब जरा ध्यान से देखना, आई थिंक एक पेज कोई छूट गया, हाँ। ऑरस्टेड द्वारा किए गए निम्न प्रयोग से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। अब एक एक करके हम इन सारे निष्कर्षों को देखेंगे।
पहला जो निष्कर्ष था, इन्होंने कहा चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात तो हमने पहले ही बता दी कि भाई अगर कोई भी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब आप सोचोगे सर कैसे? बच्चों एक बात बताना मुझे, अगर कोई भी परिपथ में धारा बह रही है, आप अपना हाथ उसके पास लेकर जाओगे तो क्या होगा बताइए जरा, क्या होगा आपके हाथ में? आपका हाथ वो खींचेगा कौन? वो जो वायर में करंट बह रही है, उसकी वजह से आपका हाथ उसकी तरफ जाएगा। जितनी ज्यादा धारा होगी उतनी ही तेजी से आप उसकी तरफ जाओगे। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई करंट बह रही है उसके पास मत जाना, आपको खींच लेगा। ठीक है, तो इन्होंने वही बताया। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो होता है, मतलब जो उसका मान होता है, तार में प्रवाहित धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। क्यों भाई? जितनी ज्यादा धारा उतनी ही ज्यादा आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बात यहां से पता चली कि चुंबकीय क्षेत्र को पहली बात समझ लो कि B से लिखते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। जितनी धारा बहेगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर उन्होंने कहा कंपास को तार से दूर ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग अपने इस कंपास को, ये जो सुई है या कंपास जो भी आप कहना चाहो, मान लो यहाँ पे सुई है, हमने जो बनाया मान लो ये कंपास है, अगर हम लोग इसको दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ जितनी दूरी बढ़ जाएगी इस कंपास के बीच में और तार के बीच में, उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो पॉइंट था वहां से यह निकला निष्कर्ष कि जब चालक तार में प्रवाहित धारा दक्षिण उत्तर दिशा में होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट था, दक्षिण उत्तर दिशा में होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा में विक्षेपित हो जाता है। मतलब जब धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है तो पश्चिम दिशा में विक्षेपण होता है। चलिए देखते हैं कि पश्चिम दिशा में होता है कि नहीं। देखो, जब धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही थी तो हमने बताया था ना कि देखो ये ईस्ट की तरफ जाएगा और ये वेस्ट की तरफ जाएगा। देखो ऐसे वेस्ट की तरफ चला गया है ना। तो ये निष्कर्ष निकाला, एक एक करके जरा ध्यान से समझिएगा। फिर इन्होंने पांचवा पॉइंट बताया कि जब चालक में प्रवाहित धारा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जैसा हमारा दूसरा वाला बना था, उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, उत्तर से दक्षिण दिशा में, तब इसका भाग भाई किस दिशा में जाता है? पूर्व की ओर जाता है। देखो हमने यहाँ पे बना दिया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो बच्चों ये पूर्व की तरफ जाता है। अब इन्होंने बताया पूर्व दिशा में विक्षेपित होती है। फिर उन्होंने बताया कि चालक तार में धारा प्रवाह के कारण चालक के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। भाई ऊपर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो हमने तार लगाया ना उसके ऊपर भी अगर नीडल ले जाओगे तो ऊपर भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं तो ऊपर भी निकलेंगी नीचे भी निकलेंगी, दोनों तरफ निकलेंगी। समझ गए? तो इतने सारे इन्होंने पॉइंट अपने इसमें बताए थे। उत्पन्न ऊपर व नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर विपरीत होती है। अब सुनिए जरा, हमारी एक बात सुनिएगा प्लीज। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सर पहले से लिख के ना लाइए, तो बच्चों इसमें अगर नहीं लिखूंगा तो समय बहुत ज़्यादा जाता है। ऐसे आपका कम समय में काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और हम आपको जल्दी जल्दी भी करवा देंगे। बाकी बैकएंड में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे पढ़ाने के लिए। ठीक है, मैंने 2-4 लेक्चर आपको दिए हैं जैसे किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नोट्स नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने फिर से इस पर ही फोकस किया है कि ये करूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे। कौन से पॉइंट एग्जाम में करके आने हैं वो भी आपको यहाँ से मिलेगा। कहीं से आपको नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखो, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स कंप्लीट, है ना। चलो अब आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे आ जाओ, ये बायो सेवर्ट का नियम समझते हैं और ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। बायो सेवर्ट का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। और ये नियम क्या कहता है, पहले तो मैं ये देख लूँ कि ये सब कुछ सही है कि नहीं। हाँ दिखाई दे रहा है इसमें बायो सेवर्ट का नियम, और ये है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मतलब अगर कोई भी एक चालक तार है, जैसे मान लो बच्चों ये चालक तार है, ये चालक तार है और इस चालक तार में धारा बह रही है। देखो ऐसे ऊपर की ओर अगर धारा बह रही है तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो आपने 10th में भी पढ़ा है कि अगर धारा ऊपर जा रही है अंगूठे की तरफ तो बच्चों इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और ये ऐसे होगा, ऐसे जिधर उंगलियां होंगी, उंगलियां बताएंगी इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
तो वैसे ही यहां पे हम बनाने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि, ध्यान से सुनिए प्लीज, मान लो कि हमारे पास एक ये चालक तार है और इस चालक तार में हमारे जो धारा है वो बह रही है बच्चों इस तरीके से, ठीक है। पतला पतला तार बनाओ सर जी, ठीक। इस चालक तार में धारा बह रही है, ऐसे ऐसे धारा बह रही है। अगर इस चालक तार में धारा बह रही है तो ऐसे बह रही ना, इसका मतलब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके चारों ओर, वो उसकी जो दिशा होगी वो कैसे होगी। देखो अगर मैं इसमें बनाने की कोशिश करूं, भाई 3D में तो नहीं बन पाएगा लेकिन हम ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, हमने बोला ना कि हम ट्राई जरूर करेंगे। अब समझ गए होगे यार तुम लोग, 3D में शायद ना बन पाए इतना। आप ऐसा समझ लो कि ये हमने नीचे यहाँ की लाइन नहीं है ऐसे, ठीक है। इसको आप एक सेकंड रुको, इसको मानो आप कि यहाँ पे सब ब्लैक ही है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा ऐसे। अब आपको 3D जैसा एहसास शायद होने लगा हो, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। ये जो आपकी धारा, आप देखो ऐसे है ना, तो ये ऐसे बहेगी धारा, ठीक। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। ये आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे कॉपी पे बना सकते हो कि अगर धारा ऊपर बह रही है तो इस तरीके से उत्पन्न, ठीक। तो बायोसेवर्ट ने 1820 में, अब ये 1820 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता जरूर है। बायोसेवर्ट ने 1820 में चालक के विभिन्न अल्पांश के कारण, मतलब एक तार लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, किसी एक टुकड़े के कारण निकाला, विभिन्न अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को एक नियम के रूप में प्रस्तुत कर दिया। मतलब क्या किया इन्होंने, कुछ तार लिए और हर तार पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उसके बाद वहां से कुछ निष्कर्ष निकाले और बाद में बता दिया कि भैया हमने इतनी मेहनत की है तो ये हमारा नियम होगा जिसको कहा जाएगा बायोसेवर्ट का नियम। क्या बताया इन्होंने अपने नियम में, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बताया कि अगर कोई भी एक चालक तार है इस तरीके से और इसका अगर हम एक छोटा सा भाग ले लें, ठीक है, एक छोटा सा भाग ये ले लें और ये चालक तार हमारे पास L है, तो इसका छोटा सा भाग जो है वो DL है और इसमें एक बीच में हमने बिंदु ले लिया है और इस बिंदु का नाम हमने O रख दिया है। उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर इस O बिंदु से हम एक कुछ दूरी पर, और वो दूरी बच्चों हमने यहां मान ली है R दूरी पर एक बिंदु ले लें जिसका नाम हम P रख दें, तो इस बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे हम, जिसको ज्ञात करेंगे। ऐसा बताया इन्होंने। समझ में आया कुछ? एक चालक तार लिया, इसका छोटा भाग लिया तो बड़ा भाग L है, छोटा भाग DL है। उसके बाद ये इसका O बिंदु है, ये R है और ये P है। और इन्होंने बताया कि अगर O से P के बीच की दूरी R है तो इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए इन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद अपना नियम प्रस्तुत कर दिया, ठीक। माना एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें धारा भी प्रवाहित हो रही थी, ये भी आप लिख लो। I धारा प्रवाहित हो रही है, चालक के अल्पांश DL से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। माना बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र DB है, हमने ये भी मान लिया है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, DB है, या B भी मान सकते हो, DB, ठीक है, ठीक है, DB है। माना बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र DB है, यहां हम अल्पांश DL की दिशा धारा की दिशा में है। ये जो DL भाग आपको दिख रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है ऊपर ऐसे ना, ये धारा की दिशा में ही है, ऐसा मानकर हम लोग इसमें एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो बताइए क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि हम लिख कर लाए हैं कि नहीं आगे। चलो ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनिए। अब मैं कुछ लिख कर नहीं लाया हूं, सब कुछ यहां से आपको लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद इन्होंने बताया, इन्होंने पहली चीज बताई और इन्होंने कहा कि जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको हम DB नाम देंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ये जो बिंदु आपको यहां पे दिख रहा है, बिंदु P पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? I के, जो इसमें धारा बह रही होगी। क्योंकि हमने आपको बताया पहले ही था कि जितनी ज्यादा धारा बहेगी
उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने पहला समीकरण बना दिया। दूसरा इन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र dB होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, ये जो चालक तार की लंबाई है ना, जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि अगर किसी चालक तार में भाई ये दूरी अगर r है, ये दूरी r है, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कौन? जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसका मतलब है कि अगर हम r का वर्ग करें और उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा कौन? dB का मान। बताओ ये बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 1% भी ऐसा कुछ भी समस्या हुई होगी। ठीक। चौथी चीज इन्होंने बताई कि अगर बच्चों ये जो हमने बिंदु P लिया है, इसको अगर हम यहाँ O से मिलाएं और इसके बीच का जो कोण बने वो थीटा बने, तो धारा की दिशा और OP रेखा के बीच में बने कोण थीटा की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुनिए, धारा की दिशा और OP दिशा, OP मतलब जो बिंदु P की दिशा है, हाँ, तो हम इसको फिर से शुरू करते हैं क्योंकि अभी बीच में पावर कट हुआ जिसकी वजह से वीडियो दोबारा शुरू करना पड़ा। तो भाई इन्होंने बताया, पहली चीज इन्होंने बताई कि जो dB का मान होगा वो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा। पहले इन्होंने बताया कि धारा के, और ये इन्होंने समीकरण नंबर 1 दिया। फिर उन्होंने बताया कि जो dB का मान होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों किसके? dl के। जितनी ज्यादा ये लघु, जितना बड़ा लघुखंड उतनी ज्यादा आपकी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही उत्पन्न होगा। तीसरी बात इन्होंने बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चौथी बात इन्होंने बताई बच्चों की जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो धारा की दिशा और OP, ये बिंदु OP है, O से P के बीच की दूरी R के वर्ग के, भाई इन्होंने बता दिया कि भाई व्युत्क्रमानुपाती, और बताया कि धारा की दिशा और OP दिशा के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। इसका मतलब बच्चों यहां से इन्होंने बताया कि साइन थीटा, और ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 4। या मुझे पावर कट का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये लाइव सेशन में ऐसा होने लगा तो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि 5 मिनट लेता है बोर्ड खुलने में बच्चों। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए शुरू करें अभी हम लोग इसको। अगले पेज पे जाते हैं। इन चारों को आपस में अगर हम लोग मिलाएंगे तो आखिर बनेगा क्या? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इन चारों को अगर हम लोग आपस में मिलाते हैं तो हमको मिलेगा कि dB बराबर, dB जो मिलेगा अनुक्रमानुपाती होगा, आप लिखोगे यहां से अतः dB अनुक्रमानुपाती होगा बच्चों किसके? भाई I था, ठीक है, और dl था, और साइन थीटा था, ठीक है, और साथ ही साथ नीचे r² था। यह बात हमको पता चल गई। फिर हमको यहां से पता चला कि अगर किसी भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह अगर हटाओगे तो कोई एक नियतांक आएगा। प्रयोगों के आधार पे देखा गया कि जो ये नियतांक आता है, यह नियतांक आता है μ0। अब ये म्यू क्या है? म्यू के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो आपको ये दिख रहा है ये म्यू होता है बच्चों, ये हमारा म्यू कहलाता है। स्पेलिंग भी यही होती है म्यू, ठीक है, ये म्यू। अब उसके बाद सुनिए, म्यू अपॉन 4 पाई और उसके बाद I dl साइन थीटा अपॉन r²। ऐसा ये हमारा पहला नियम। यहां से इन्होंने बायोसेवर्ट ने बताया कि इतनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी किसी धारावाही चालक तार के उत्पन्न के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। समझ गए आप लोग? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहीं से आपका इतना तो काम हो गया। ये हमने निकाल लिया कि dB बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा। ठीक है, आइए इतना समझ में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि B का मात्रक क्या है, इस μ0 का मात्रक क्या है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब जब आप 10th में थे तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बताई थी, आज मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिए और इसको नोट कीजिएगा प्लीज। देखो, एक फॉर्मूला होता है F बराबर IBL, ठीक है, होता साइन थीटा है पर उससे हमारा मतलब नहीं है। अगर हम इसको यहां से B का वैल्यू निकालेंगे तो F आएगा
और उसके बाद आई अपॉन एल आएगा, क्योंकि बी एल को उधर आई, इसको नीचे ऐसे लेके आएंगे, आई और एल आएगा। तो यहां से बी बराबर हमको जो मिलेगा भाई, एफ का मात्रक तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन मिलेगा हमको, समझ गए आप लोग। और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये मात्रक हमको मिलेगा वेबर का। क्या मिलेगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। बी का मात्रक, बी का मात्रक, ये कॉपी पे नोट के तौर पे लिख लेना कि बी का मात्रक जो होगा वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्योंकि धारा का मात्रक समझ गए ना भाई, F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है पूरा फॉर्मूला। आई एल को नीचे लाएंगे तो F अपॉन आई एल होगा, बी का मात्रक आएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। भाई एल क्या है? लंबाई, समझ गए? ये हमने निकाल लिया। लेकिन फिर सुनिएगा मेरी बात, अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ठीक है? एक सेकंड वेट। हाँ, एक और फॉर्मूला आपका है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। उससे मतलब नहीं है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बी का आएगा हमारे पास फाई अपॉन ए। इस बी को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स, जिसका मात्रक होता है वेबर और इसका मात्रक होता है बच्चों मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। तो यहां से बी का मात्रक आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कहां से आया ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक? तो क्योंकि अभी जान लो, है ना, यहां से आएगा हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास अगला फॉर्मूला बन के आया। ये जो हमने फॉर्मूले बताए आपको, ये इंपॉर्टेंट थे, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो लेना हो तो, ठीक है बच्चों? अब सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से तो बनता ही बनता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि 12th में इतना तो आसान नहीं पूछेंगे। लेकिन अब सुनिए, यहां से क्वेश्चन 100% बनता है कि म्यू जीरो क्या है। तो यहां आपको लिखना है कि जहां म्यू जीरो हमारा जो होता है वो निर्वात की चुंबकशीलता, क्या बताया मैंने? निर्वात की चुंबकशीलता, ये इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। समझ में आ गया होगा इतना, ठीक? ये निर्वात की चुंबकशीलता है। अब फिर से सुनिए कि इस म्यू जीरो का मान क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो ये म्यू 0.4 पाई है, उसका पूरा का पूरा जो मान होता है म्यू 0.4 पाई, इसका मान होता है 10 की घात -7। या करके आप लिख सकते हो कि अगर म्यू जीरो का आपको सिर्फ मान चाहिए तो 4 पाई का इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ इसी को ऊपर वाले को याद रखें, नीचे वाले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा, ये तो सारा सर चकराएगा कि यार हमने इतना पढ़ा लेकिन अब म्यू जीरो का मात्रक मेरे को याद नहीं आ रहा। तो इस म्यू जीरो का मात्रक कैसे निकालोगे उसको जरा समझो, ध्यान से सुनना बच्चों। इस म्यू जीरो को मात्रक निकालना है। देखो 4 पाई का कोई मात्रक होता नहीं, इसका मात्रक हमने अभी बताया आपको कि भाई इसका मात्रक देखो जरा ध्यान से, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो हमने लिखा न्यूटन पर एम्पियर और मीटर, ठीक है? आई का मात्रक, हाँ, तो पावर कट हुआ था बच्चों, जिसकी वजह से मुझे जो है ये वीडियो थोड़ा रोक के बनाना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था अभी, जैसे हम आपको बता रहे थे कि ये dB है, ये म्यू 0.4 पाई है, ठीक है? हमने आपको बताया कि भाई इस म्यू 0/4 पाई का जो वैल्यू होता है वो 10 की घात -7 होता है। अब फिर से जरा ध्यान से सुनिएगा, आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट इसके पहले नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिएगा, क्योंकि वो जरूरी है आपके लिए, ठीक? अब जरा देखिए, dB हो गया म्यू 0.4 पाई, ये हमने इतना लिख दिया। लेकिन समस्या यहां है कि जब हम लोग सिर्फ म्यू जीरो का मान देखते हैं तो कितना होता है। अगर म्यू जीरो को निकालना हो तो 4 पाई से गुणा हो जाएगा बस। लेकिन उससे बड़ी समस्या एक और है। अब आप पूछोगे सर वो क्या? वो ये समस्या है कि जब हम लोग इसका मान ये निकालते हैं तो मात्रक लिखना भी तो चाहिए ना, वो भी तो जरूरी है। अभी हमने आपको बताया कि dB का जो मात्रक है वो न्यूटन और पर एम्पियर मीटर है, ठीक है? फिर उसके बाद म्यू 0.4 पाई, जिसका मात्रक आप नहीं जानते हो, तो हमने मान लिया कि उसका मात्रक x है, मान लिया हमने। मात्रक निकालने के तरीके बता रहा हूं। फिर I का मात्रक एम्पियर हो गया, dl एक लंबाई है तो ये इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, गुणे में कर सकते हो आप उसको। और उसके बाद ये r स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ एक बात समझ में आ गई? कुछ था ही नहीं, ठीक? और साइन थीटा तो उसका मात्रक होगा ही नहीं कुछ।
अब यहां से देखो जरा ध्यान से, ये मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल करेगा इसको, ये मीटर जब गुणा होकर इधर आएगा तो ये मीटर इसको काट देगा, एम्पियर नीचे आएगा इसका मतलब न्यूटन, फिर उसके बाद एम्पियर, और इधर ये भी एम्पियर आएगा तो ये लग जाएगा, इसका मतलब इसका यार जो मात्रक था ना ये म्यू जीरो का, ये मात्रक आया मेरे पास कि सर जी न्यूटन, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, यहां से मुझको मिला न्यूटन और पर एम्पियर स्क्वायर, ये हमको यहां से ये मिलता है बच्चों न्यूटन और एम्पियर स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। अलग से आता है कि निर्वात की चुंबकशीलता, मैंने अब फैन भी बंद कर दिया, लाइट भी कम कर दी, ठीक है, कैमरे की थोड़ी सेटिंग चेंज की, फैन मतलब कूलर भी बंद कर दिया अपना, ठीक है, अब चलेगा क्योंकि शायद अभी पावर कट नहीं होना चाहिए, ठीक। सो ये हमने यहां से निकाल लिया, इतना मान हमारा आ चुका है बच्चों। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो 2 बार इतनी देर में हो गया, मतलब इसी पेज को मैं कर रहा था 3 बार हो चुका है टोटल, 2 बार तो आप देख रहे हो, 1 बार मैंने दिखाया नहीं आपको। ये यहां से निकला, फिर यहां से आता है कि म्यू जीरो की वीमा। अब यहां से क्वेश्चन भी आता बनके है कि निर्वात की चुंबकशीलता की वीमा। सुनिए, अभी अभी आपने इसका मात्रक पढ़ा था कि म्यू जीरो का मात्रक है ना, मात्रक आपने पढ़ा कि इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, है ना, और उसके बाद पर एम्पियर स्क्वायर, ये आपने अभी देखा, ये अभी आपने देखा कि ये होता है बच्चों। अच्छा न्यूटन क्या है? ये तो बल का मात्रक है ना, और बल की जो वीमा होती है वो होती है mlt माइनस 2। इसका मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं mlt माइनस 2, और उसके बाद माइनस 2 लिख सकते हैं, और उसके बाद बच्चों एम्पियर, ये a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अभी ऊपर जाएगा तो यहां से मेरे पास जो वीमा निकल कर आएगी वो बच्चों ये आएगी mlt माइनस 2, और एम्पियर जब ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस 2 आएगा। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा कि इसकी वीमा मैंने कैसे निकाली है। बताओ ये समझ में आ गया? कुछ है इसमें? यार कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बायोसेवर्ट जी ने क्या बताया, देखो ये सब साफ हो गया है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो dB का मान होता है वो I के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने बताया कि dl के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने बताया कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बताया कि dl की जो dl में बहने वाली धारा की दिशा है और OP की दिशा के बीच बनने वाले कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या मतलब साइन थीटा। ये चीजें इन्होंने बताई थी, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने अपना ये बता दिया, बहुत सारी चीजें मैंने इसके पहले लिखी थी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लिया आप लोगों ने क्या है ये सब। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है बच्चों निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता ही आता है। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो यहां आपको सबसे पहले कुछ लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि, फिर से सुनिएगा प्लीज, आपको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों? म्यू नॉट। व निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट, और निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है। यह बात आपको लिखनी पड़ेगी कि इससे इसको लिखा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब इतना जो आप लिख लोगे, इसके बाद क्या करना है, इसको लिख के हम ऊपर कर देते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, ये देखो ऐसे, समझ गए। एक बच्चा कल कमेंट करके कह रहा था कि सर जी ये डिजिटल बोर्ड हटा दो, वाइट बोर्ड पे आ जाओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा समझ में आता है। अरे यार इसमें क्या कमी है बताओ, देर की क्लासें दे पा रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, है ना, देर की क्लासें दे पा रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। चलिए अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, सुनिएगा, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये पढ़ा था कहाँ पे बच्चों? ये हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि जो हमारा, यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और लाइट आंखों में लग रही है। हमने पढ़ा था अभी अभी कि म्यू 0/4 पाई
इसका जो मान है वो 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है। और हमने एक चीज और भी पढ़ी थी और वो थी तथा इधर लिख लो, ठीक है, यहां पढ़ लो आप। तथा हमने ये बात पढ़ी थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये पढ़ा था। शायद आपको इसका मात्रक याद ना हो तो हम आपको फिर बताते हैं, थोड़ा रिवाइज कराते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 नॉट Q2 और उसके बाद R स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था, यहां गुणे का चिन्ह है। F का मात्रक न्यूटन, R स्क्वायर ऊपर जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, Q1 Q2 नीचे आएगा, मतलब कूलाम स्क्वायर लगेगा। समझ गए? ठीक है, आगे शुरू करें। चलो, नहीं समझ में आया तो फिर इसका मतलब आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा अभी। ये हमने देख लिया, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें और हम इन दोनों को भाग कर दें, हम लोग क्या कर दें, 1 और 2 का बच्चों भाग कर दें। अगर 1 और 2 का भाग करेंगे तो आखिर देखो मिलेगा क्या। हम लोग लिखेंगे कि समीकरण जो हमारा ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, हम 4 पाई को हटाना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, 4 पाई को हटाना चाहते हैं। 4 पाई कब हटेगा? अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें आपस में, तब भी तो 4 पाई हट सकता है ना, बताओ। अगर हम इनका आपस में गुणा कर दें तो क्या हटेगा? क्योंकि यार गुणा करेंगे तो एक बात बताओ, ये 4 पाई तो इसके साथ 8 पाई बना दे, 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा। गुणा से काम नहीं चलेगा। हम लिख देते हैं समीकरण 2 को हम 1 से भाग देते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई हो जाएगा μ0/4 पाई। समझ गए? अब हमारे पास ये होगा समीकरण नंबर 2, 9 × 10 की घात 9 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 10 की घात -7। समझ में आ गया? इतना बहुत आसान था। फिर आगे जरा ध्यान से सुनना, यहां से हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पलट जाएगा, 4 पाई ऊपर होगा और ये हमारे पास नीचे आएगा और यहां से मिलेगा हमको 9 × अच्छा 7 जो है ना ऊपर जाएंगे तो 16 बन जाएंगे। ठीक, मात्रक बाद में अभी उसके बारे में बात होगी। ठीक, अब समझ में आई बात? ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 1/ एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। तो पहले म्यू लिख लो और तब एप्सिलॉन लिख लेना, कोई बात नहीं, आप जो मन करें वो कर लो। ठीक है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, बट बुक में सही लिख के आएगा, आपको मिलेगा। फिर 9 × 10⁻16, ये बात आपको समझ में अच्छे से आ ही गई होगी, कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये 9 को मैं 3 लिख दूं और 16 को 8 कर दूं और मैं इसका पूरा स्क्वायर कर दूं, तो आपको कोई समस्या होगी? यार बिल्कुल नहीं होगी। मैथमेटिकल है तो हम आराम से समझ गए होंगे कि सर क्या कर रहे हैं। अब ये हमारे पास बन जाएगा c² और ये बन जाएगा 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट। बताओ 1% भी कोई समस्या हुई बालक? यार कुछ भी समस्या नहीं हुई होगी, पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं। सुनिए, हमने इसको उल्टा किया तो μ0 और एप्सिलॉन नॉट, मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा हूं बच्चों, तुम लोग देख ही रहोगे ना। अब ये c² अपॉन में आएगा। ठीक, तो ये लो हमारे पास आएगा 1/c²। यही हमारा क्या बन जाएगा, एक संबंध बन जाएगा इनके बीच का। बताओ क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? कुछ नहीं आई? सही बात, कुछ नहीं आई। देखो यहां पे इतना लिख लिया और उसके बाद यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि जहां c जो है वो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की निर्वात में चाल है, प्रकाश की बच्चों निर्वात में चाल है। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ गई? और ये होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 1% की भी इसमें कोई समस्या हुई होगी। पूरा समझ में आया होगा कि कैसे मैंने आपको संबंध बताया है। जहां भी आपको लगता है कि अगर समस्या हुई है, अगले वीडियो में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे
उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, जैसे परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये उसके बाद वाले वीडियो में या देखेंगे एक ही वीडियो में। अगर तीनों निगमन चाहते हो आप लोग तो कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन वीडियो कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा का होगा। अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एम्पियर का परपति नियम ये हम लोग अपने वीडियो में अगली बार करेंगे, फिर उसके बाद इसके कुछ अनुप्रयोग भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितना मैंने आप लोगों को बताया है काफ़ी अच्छे से आया होगा। ठीक है, यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गई है हमारे यहाँ। ठीक है, क्या आपके यहाँ भी बारिश स्टार्ट हो गई है? ठीक, इसीलिए पावर कट हो रहा है। तो बच्चों ये टेलीग्राम पे अभी तक आपने हमको फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, और उसके बाद आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, बाय बाय। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, हम तो आप सभी के साथ लगे हुए हैं, आप भी हमारे साथ लग जाइए। ओके, बाय।